हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था। वो सीरीज में क्या था कि जो भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला वीडियो जो था वो 66 बीपीएससी के क्वेश्चन को लेकर था और उसमें भी फिजिक्स के सब्जेक्ट को हमने देखा था। ठीक है, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग बात करेंगे वो 66 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है हमारा वह है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, भौतिक राशि के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो भौतिक राशि होती क्या है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए किसी ना किसी यूनिट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी यूनिट को हम लोग क्या उसी इकाई को हम लोग कहते हैं मात्रक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है ये मूल मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा जो होता है ये आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं और डेरिवेटिव यूनिट किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें अगर हम, तो फंडामेंटल यूनिट उसे कहते हैं या मूल मात्रक उसे कहते हैं जो किसी अन्य मात्रक से क्या हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। मतलब इसकी वैल्यू जो है किसी अन्य यूनिट पे, किसी अदर यूनिट पे जो है वो डिपेंड नहीं करे, ये बिल्कुल फ्री रहे। ठीक है, तो उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक समझ गए कि वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से स्वतंत्र हो या किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड नहीं रहे, उसको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी चीज व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो वैसी मात्रक, वैसी राशि जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होके बना हो उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिसका डेरिवेशन हम फंडामेंटल यूनिट की सहायता से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ये आपका फंडामेंटल यूनिट पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, मूल मात्रक पे डिपेंड रहता है। मूल मात्रक पर डिपेंड रहता है फंडामेंटल डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मूल मात्रक किसे कहते हैं और फंडामेंटल डेरिवेटिव यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर मूल मात्रक की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है ये 7 होती है। ठीक है, इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, पदार्थ का परिमाण जो है इसे बाद में जोड़ा गया था। पहले जो मूल मात्रा की संख्या होती थी वो 6 ही होती थी, लेकिन जब से पदार्थ की मात्रा को जोड़ दिया गया, पदार्थ का परिमाण को जोड़ दिया गया, तब से हमारा जो मूल मात्रा की संख्या है वो 7 है और अभी फिलहाल वर्तमान तक क्या है, 7 ही है। ठीक है, तो मूल मात्रक की संख्या जो है वो कुल 7 है। ये हमारा मात्रक है, मूल मात्रक है, और इस साइड जो है इसका ऐसा यूनिट है। जैसे लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल। तो ये है जो है हमारे 7 मूल मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पे स्वतंत्र होता है, किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये था मूल मात्रक। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, जैसा कि हमने बताया कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल मात्रक पर डिपेंड रहता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं चाल। तो चाल की परिभाषा क्या होती है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी अपॉन
समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का क्या होता है? लंबाई। डिस्टेंस क्या होता है? लंबाई। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि चाल जो है, स्पीड, वो किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पे डिपेंड करेगा और समय पे डिपेंड करेगा। मीन्स अगर यहाँ पे देखें, अगर लंबाई को कांस्टेंट कर दें, दूरी को कांस्टेंट कर दें, तो समय अगर बढ़ेगा तो चाल भी घट जाएगा, और अगर समय घटेगा तो चाल भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चाल जो है वो समय और दूरी पे डिपेंड करता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो हमने देखा कि किस पे डिपेंड रहता है? वो मूल मात्रक पे डिपेंड रहता है। इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हैं, जैसे बल है, व्युत्पन्न मात्रक है, डेरिवेटिव यूनिट, कार्य है, वो भी डेरिवेटिव यूनिट है, वेग है, घनत्व है, इस तरह से कई सारे जो है वो व्युत्पन्न मात्रक या फिर डेरिवेटिव यूनिट है। लेकिन मूल मात्रक की संख्या जो है वो केवल 7 है। ठीक है, ये 7 ही है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछा, अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ये तो एक तो हम इस यहाँ जो लिस्ट है इससे हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वो है, और दूसरा हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कार्य जो है ये हमारा व्युत्पन्न राशि है, तो ये आंसर नहीं होगा। वेग भी हमारा क्या होता है? विस्थापन बटे समांतराल होता है, तो ये भी नहीं होगा, और बल भी होगा तो ये भी नहीं होगा। बचा ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। यही हमारा क्या है? मूल मात्रक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, एम्पियर ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत धारा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरा सवाल हमारा है, पहले आप लोग इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। दूसरे की बात करें तो हमारा क्वेश्चन दूसरा जो है वो है क्या है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? और फिर हमारे पास ऑप्शंस है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। तो अनुदैर्ध्य तरंग देखने से अच्छा है कि हम क्या देखें कि हम तरंग के बारे में एक बेसिक जानकारी पूरा देख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो तरंग, वेव, ठीक है, तरंग वेव कहते किसे? तो वेव सिंपली अगर हम बोले तो ये क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण है। ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तरंग होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। अब तरंग के प्रकार कितने होते हैं? तो तरंग के प्रकार जो होता है ये 2 होता है। तरंग के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाता है यांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। और दूसरा हो जाता है अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये 2 तरंग होता है। अब हम अगर बात करें कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसे गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम जो है वो आवश्यक होता है ट्रैवल करने के लिए। वैसा तरंग, वैसा वेव
जिसे गमन करने के लिए, जिसे ट्रेवल करने के लिए हमें क्या माध्यम की जरूरत, मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह यांत्रिक तरंग जो है आपका निर्वात में, मतलब वैक्यूम में जो है ये आपका गमन नहीं कर सकता है, निर्वात में ये गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। बात करें अगर चुंबकीय तरंग की, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, ये पहली बात तो ये फोटोन से मिलकर बना होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फोटोन से मिलकर बना होता है और ये जो एक ही स्पीड से गमन करता है वो है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल से विद्युत चुंबकीय तरंग जो है गमन करता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात इसमें क्या आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये जस्ट यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल तरंग के विपरीत, मैकेनिकल तरंग के अपोजिट ये जो है ये आपका निर्वात में गमन कर सकता है। मतलब वैक्यूम में भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो ट्रेवल कर सकता है। इसकी स्पीड जो होती है वो प्रकाश तरंग के समान होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है और ये जो है वो फोटोन से मिलकर बना होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ये है। हमें यहाँ पे पढ़ना है यांत्रिक तरंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो अगर हम यहाँ पे यांत्रिक तरंग को आगे लेकर बढ़े तो यांत्रिक तरंग में हम कह सकते हैं, मैकेनिकल वेव में हम लोग कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग के अगर प्रकार देखें, मतलब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और दूसरा हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य हो गया और अनुप्रस्थ हो गया ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है इसमें तरंग की गति की दिशा के समानांतर, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रेवल करता है उसके पैरेलल जो है ये कणों का कंपन, मॉलिक्यूल जो होता है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, उसके पैरेलल करता है, पैरेलल करता है, मतलब ट्रेवल ऑफ, जो वेव ट्रेवल करता है उसके पैरेलल डायरेक्शन में जो है मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ध्वनि तरंग हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग में जो है वो कणों का कंपन जो होता है ये लंबवत होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। किसके, तो वेव जो ट्रेवल करता है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा उसके परपेंडिकुलर जो है मॉलिक्यूल वो वाइब्रेट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रकाश तरंग जो है हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तरंग जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसके प्रकार दो होते हैं, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा अयांत्रिक तरंग। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यांत्रिक तरंग में गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अयांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई पंडित जी पढ़ाए तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यांत्रिक तरंग के प्रकार की। तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुदैर्ध्य होता है आपको कणों के कंपन की दिशा उसके पैरेलल होती है, तरंग की गति की दिशा के पैरेलल होती है। और अनुप्रस्थ में होता है जो लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट करता है। अनुप्रस्थ का एग्जांपल आपका प्रकाश हो गया और अनुदैर्ध्य का एग्जांपल ध्वनि तरंग हो गया। ठीक है,
अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इनमें से कौन है। तो ऑब्वियसली है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ध्वनि तरंग हो जाएगा। इसमें एक और ध्वनि तरंग के बारे में अगर देख लें, ध्वनि तरंग के रेंज के बारे में देख लें, परिसर के बारे में, तो एक छोटा सा है वो भी देख लेते हैं। ध्वनि तरंग का अगर रेंज देखें, ठीक है, साउंड वेव, रेंज ऑफ साउंड वेव, रेंज ऑफ साउंड वेव मतलब ध्वनि तरंग का परिसर, ध्वनि तरंग का परिसर, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, अश्रव्य, अश्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, इसको हम लोग जो है वो सुन नहीं सकते हैं। और एक होता है श्रव्य, ऑडिबल वेव, श्रव्य तरंग, इसकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज, 20,000। और एक होता है पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी जो आवृत्ति होती है ये 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, इसको हम लोग सुन सकते हैं, इसको हम लोग नहीं सुन सकते, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये सारे सुनते हैं, और इसको भी नहीं सुन सकते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, इसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है, और पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक की होती है आपका 20,000 से ऊपर। तो ये ध्वनि तरंग का क्या होता है, परिसर होता है। और हमने पढ़ा कि ध्वनि तरंग जो होता है ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ध्वनि तरंग और तरंग के बारे में। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा। तो बात करें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है कि फिगर में ही परिभाषा हो जाएगा, फिगर से ही हम क्या करेंगे, परिभाषा को समझ लेंगे। कहता है कि जब प्रकाश किरण सूर्य, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या करता है कि अपने अव्ययी रंगों, अपवर्तन के बाद अपने अव्ययी रंगों में बंट जाता है, कई रंगों में क्या होता है, बंट जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा और प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद अपने अव्ययी रंगों में बंट जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये देखिए श्वेत प्रकाश का रंग जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद कई रंगों में विभक्त हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद गुजर जाता है, वो विक्षेपित हो जाता है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या होता है, ये होता है विबग्योर,
ठीक है। इसमें देखिए, इसमें तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे जो वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे कम जो वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे कम जो जिसका डिस्पर्शन होता है वो है हमारा लाल रंग का। जो सबसे कम विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है वो होता है हमारा बैगनी रंग का। बैगनी रंग जो है वो सबसे अधिक विक्षेपित होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक विक्षेपण, सर्वाधिक डिस्पर्शन बैगनी का, और सबसे कम मिनिमम डिस्पर्शन जो होता है वो रेड का होता है। साथ ही यहाँ पे अगर देखें तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो लाल रंग का होता है। तरंग दैर्ध्य अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो लाल रंग का होता है, और अगर मिनिमम की बात करें तो वो बैगनी रंग का होता है। मिनिमम किसका होता है? बैगनी रंग का। तरंग दैर्ध्य जो है ये आपका अपवर्तनांक से, तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक से जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अपवर्तनांक मतलब कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। सवाल हमारा पूछा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, किसके द्वारा संभव है? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। मतलब तो हमने यहाँ पे क्या समझा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में समझा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में समझा कि जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से ऊपर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद मींस रिफ्रैक्शन के बाद वो अपने अवैध कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कई कलर में क्या हो जाता है? कई कलर में वो बट जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैक्सिमम डिस्पर्शन जो होता है वो आपका बैगनी का होता है, और जब से जो मिनिमम डिस्पर्शन होता है वो आपका लाल रंग का होता है, मिनिमम डिस्पर्शन, ठीक है। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की बात करें तो मैक्सिमम आपका लाल का होता है, मिनिमम बैगनी का होता है, और जस्ट इसके अपोजिट अपवर्तनांक हो जाता है कि मिनिमम जो है वो लाल का अपवर्तनांक हो जाएगा और मैक्सिमम अपवर्तनांक जो है वो आपका बैगनी का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रिज्म, और इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट का पैमाना मेल खाते हैं, ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट का पैमाना मेल खाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि क्या है। तो ये टॉपिक जो है हमारा किससे रिलेटेड है? ऊष्मा से रिलेटेड है। ऊष्मा के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा 66 में भी आया था, तो उसमें भी डिटेल्स हम लोग क्या देखे थे? एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखें तो ऊष्मा क्या होता है कि ऊष्मा देखा जाए तो एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो विभिन्न वस्तुओं के बीच जो तापमान में डिफरेंस होता है उसके कारण ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऊष्मा को मापने के कई सारे मेजरमेंट, कई सारे ये होते हैं, थर्मो तापमापी भी होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मोमीटर कहते हैं। जैसे केल्विन स्केल हो गया, रोमन स्केल हो गया, फारेनहाइट स्केल हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया? सेल्सियस स्केल हो गया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का जो है वो इक्वल होता है। तो हम पहले सबसे पहले हम अगर रिलेशन की बात करें कि इन सभी तापमापी में, इन सभी थर्मोमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो उसकी बात करें तो हम हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक रिलेशन याद रखने का जरूरत है। वो है क्या? सबसे पहले तो आप क्या करो कि सबका नाम लिख दो। सबसे पहले आप सबका नाम लिख दो, ठीक है। और फिर क्या करो, ठीक। अब ये हो गया। अब सब में क्या करो? इक्वल का साइन दो। तो ये रिलेशन जो है हमारा हर तापमापी के बीच है। चार तापमापी है हमारा, सेल्सियस,
फारेनहाइट, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ये 4 तापमापी है। इन चारों तापमापी के बाद बीच जो रिलेशन होता है वो हमारा वही है जो आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है कि C माइनस 0/100, F माइनस 32/180 और R माइनस 0/80, K माइनस 273/100। ये सभी जो है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे अगर ये आपको रिलेशन याद रहेगा, ये रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पूछा है, इसे याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है ये। हमारा यहाँ पूछा है कि सेल्सियस और फारेनहाइट का पैमाना मेल खाता है। मतलब हम क्या लेंगे, हम सेल्सियस को लेंगे और किसको लेंगे, फारेनहाइट को लेंगे। ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट को लेंगे। तो मान लो आप लोग हमने ले लिया कि C माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। हमने एज्यूम कर लिया क्या, आप मान लो कि x डिग्री पे जो है वो तापमान मेल खाता है, मतलब सेम वैल्यू रहता है, तापमान समान रहता है। अब देखिए C की जगह हम क्या रखते हैं, x/100 और F की जगह भी हम क्या रखते हैं, x/32 x रखते हैं। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 9। आपका ये इधर आएगा तो 9x हो गया और ये इधर जाएगा तो 5x माइनस और 160 हो गया। ठीक है, 5x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा और माइनस 160, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160/4, 40 माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -40। x इज इक्वल टू -40 आ गया। तो इस वैल्यू के लिए जो है फारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम रहते हैं। ये वैल्यू पे जो है दोनों का तापमान जो है वो बराबर रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। तो फोर्थ का आंसर आ गया हमारा -40 डिग्री। किससे निकाले, तो इस रिलेशन से निकाले। हमने पूछा था, बराबर पूछा था फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच, तो हमने इन दोनों को क्या किया, इक्वल कर दिया और इक्वल करने के बाद इससे x की वैल्यू पुट किए। चूंकि दोनों को बराबर पूछ रहा था तो हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। कौन कौन x को याद करने लगा, x मान लिया। तो x मानने के बाद क्या हुआ कि आपका ये वैल्यू निकाले और ये वैल्यू हमारा घट के आ गया, सॉल्व करने के बाद आ गया -40 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसका आंसर आ गया -40 डिग्री। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है। लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है। तो लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। दोनों की कुछ ना कुछ क्षमता होती होगी, तो उसको जो हम लोग मापते हैं वो किसमें मापते हैं, तो इसकी इकाई जो होती है ये डायोप्टर की होती है। इसकी इकाई डायोप्टर होती है। इसका डिटेल्स में जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे डायोप्टर। तो इसकी जो होती है क्षमता जो होती है वो डायोप्टर होती है। अगर 6th क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि जो है अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 66 एग्जाम में भी आया था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग हमारा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें इससे रिलेटेड जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी की व्यू, आवृत्ति।
तो कौन सी चीज जो है वो चेंज नहीं होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ये टॉपिक से जो रिलेटेड है इससे, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, मतलब अपने पथ से, अपने मार्ग से जो है वो विचलित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आवृत्ति हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये भी क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, 66 में आया था। प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और हमने ये भी देखा था कि एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू जो होती है वो 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके बीच रिलेशन था। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूरी का। इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है लास्ट वीडियो में है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ये दो क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के क्या फायदे हैं। देखिए यहीं पे दो क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ था 66 में और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 66 में। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, कि लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, तो ओम मीटर मात्रक किसका मात्रक है, ओम मीटर किसका मात्रक है। तो इसका देखें हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा ये कि ओम मीटर जो है किसका मात्रक है। तो इसकी बात करेगा अगर हम, तो ये क्या होता है, प्रतिरोधकता के बारे में अगर हम देखते हैं, बात करें प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी, तो ये प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं कि पदार्थ की वह क्षमता जो विद्युत धारा के प्रवाह करने का क्या करे, विरोध करे, अपोज करे। मतलब किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे तो उसका अपोज जो करता है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका यूनिट ओम मीटर होता है। अब ऑब्वियसली है क्या कि प्रतिरोधकता क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह करने का विरोध करता है। मतलब क्या कि ये अगर अधिक रहेगा तो पदार्थ से विद्युत धारा क्या होगा, कम प्रवाह करेगा, और ये अगर कम रहेगा तो विद्युत धारा अधिक प्रवाह करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे अगर ये कम रहा तो इलेक्ट्रिसिटी अधिक प्रवाह करेगा, अधिक फ्लो करेगा, और अधिक रहा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम फ्लो करेगा। तो इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। सवाल पूछा हमारा कि ओम मीटर किसका मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, सॉरी हाँ, ओम मीटर किसका मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का, मतलब रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का। तो इस तरह से, अच्छा दो सवाल और। अगला सवाल जो है 9th क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कण जो है वो आवेश रहित है, कौन सा कण आवेश रहित है। तो अल्फा, हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण पे क्या रहता है, पॉजिटिव प्लस 2 चार्ज रहता है, जैसे हीलियम 2+। ठीक है, तो अल्फा कण पे 2 धनात्मक चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पे हमारा, इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, ऋणात्मक चार्ज आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश रहता है, नेगेटिव ऋणात्मक। प्रोटॉन पे, प्रोटॉन जो है उस पे क्या रहता है, तो धनात्मक रहता है, धनात्मक। और न्यूट्रॉन बचा एक, तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित रहता है। न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित रहता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन।
क्यों? क्योंकि अल्फा कण पे +2 चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज बचा एक न्यूट्रॉन, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हो गया 9th का आंसर हो गया कि न्यूट्रॉन, कि कौन सा कण जो है आवेश रहित है। आवेश रहित है मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। आवेश रहित का मतलब नो चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब कोई चार्ज नहीं हो। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI होगा। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसमें जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स किरण। एक्स किरण में उपयोग नहीं होता है। इसका डिटेल्स हम लोग कभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। तो ये था हमारा 66th री एग्जाम जो हुआ था, उस पर फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, डिटेल्स में डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिजिक्स को पहले पूरे जितने भी पेपर है उसमें जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, तब फिर हम एक अलग सेगमेंट को उठाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।